हमले का, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। रूस के 4 एयरबेस पर ड्रोन अटैक और क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंबी बातचीत में भी पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ट्रंप को बता दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं, यूक्रेन को तबाह करके ही दम लेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन को जलाकर राख कर देंगे? क्या अब की बार पुतिन यूक्रेन पर निर्णायक हमला करेंगे? क्या रूस का यह हमला न्यूक्लियर हमला हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या यूक्रेन में बारूदी बवंडर उठेगा? क्या पुतिन की क्रोध की आग में यूक्रेन जलेगा? क्या यूक्रेन में अब महाविनाश होगा? क्या ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना होगा? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं, यूक्रेन में महाविनाश का प्लान बना रहे हैं, तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ज़ेलेंस्की को बर्बाद करके ही दम लेंगे, यूक्रेन को मलबे में बदल देंगे। यूक्रेन से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से 1 घंटे 15 मिनट तक फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए। बता दिया कि अब शांति नहीं, संग्राम होगा, युद्ध का भयंकर अंजाम होगा, यूक्रेन पर ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी ज़ेलेंस्की ने नहीं की होगी। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन से बातचीत का जिक्र कर सोशल मीडिया पर बताया। पुतिन से बातचीत अच्छी रही, लेकिन यह किसी तात्कालिक शांति की ओर नहीं ले जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें हालिया हमलों के जवाब में कार्रवाई करनी होगी। यानी साफ है कि पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, यूक्रेन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने वाले हैं, सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, और इस विनाशक हमले का डर ज़ेलेंस्की को भी सता रहा है। पुतिन के एक्शन में आने पर यूक्रेन ने कहा कि रूस अब हर रात 500 से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन यूक्रेन की ओर भेजने की तैयारी में है। इसके लिए रूस तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और नए लॉन्च साइट्स तैयार कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब हर दिन करीब 70 गेरॉन नाम के ड्रोन बना रहा है। रूस ने 1 साल में अपनी ड्रोन फैक्ट्री की रफ्तार 3 गुना कर दी है। पुतिन की मंशा है कि रोजाना 500 तरह के लंबी दूरी वाले ड्रोन तैयार किए जाएं। ये सभी ड्रोन यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। मतलब पुतिन के दिमाग में यूक्रेन का विनाश चल रहा है। मॉस्को की मीटिंग में यूक्रेन के सर्वनाश का प्लान बन रहा है, और इस बीच पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमले भी शुरू कर दिए हैं। घातक ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। रूस पर ड्रोन अटैक और क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखने लगा है। खार्किव में रूस की सेना ने मिसाइल से हमला किया, जिससे कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए और कई घर जलकर राख हो गए। सुमी शहर पर भी रूस ने ड्रोन से हमले किए, जहां सैन्य ठिकाने निशाना बनाए गए। इसके अलावा यूक्रेन के मिकोलेव में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। साथ ही यूक्रेन के चेर्निहिव को भी रूस की सेना ने टारगेट किया। रूस की इस कार्रवाई से जंग की आग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। विनाशक युद्ध की आशंका इसलिए भी क्योंकि बदले की आग में जल रहे पुतिन अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो हर हाल में यूक्रेन से बदला लेकर रहेंगे। यूक्रेन को वो जख्म देंगे जिसका दर्द ज़ेलेंस्की जीवन भर महसूस करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या रूसी राष्ट्रपति आखिरी जंग छेड़ने वाले हैं?
क्या पुतिन यूक्रेन का नक्शा बदलने का प्लान बना रहे हैं? और सवाल ये भी कि क्या पुतिन के दिमाग में कहीं न्यूक्लियर वॉर का खाका तो तैयार नहीं हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद मांगी है। पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं यूक्रेन ने। रूस को रोकने के लिए जल्द एयर डिफेंस सिस्टम दें, हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने की अपील की है जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एडीज मांगे हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। लेकिन एक बात इस बड़ी खबर के साथ यह भी जुड़ी हुई है कि यूक्रेन की हालत आखिर ऐसी क्यों है कि उसे सब कुछ मांगना पड़ रहा है इस बड़ी जंग में निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के लिए, लेकिन वो मांग रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। Дорогі українці, українки, довгий був день сьогодні. Почав з розмови з президентом Фінляндії. Ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою, наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний президенту Стубу за підтримку. Говорив сьогодні я з канцлером Німеччини Мерцем. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч в Туреччині. Всім нам в Європі потрібне завершення цієї війни. Дійсно, надійний мир. Це дуже важливо. Сьогодні ж відбулось засідання Рамштайну, і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігаються. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв з партнерами. Це довготривала безпека. खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, प्रदीप कपूर पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि लड़ाई का मामला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि परिणाम और वर्तमान स्थिति कुछ भी हो सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच ड्रोन वॉर और अब उसके बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो यूक्रेन ने किया है, क्या आपको लगता है भविष्य के युद्धों की दशा और दिशा तय कर रहे हैं? और साथ ही क्या रूस इस बार जवाब के तौर पर यूक्रेन को एक बड़ा डेंट या डैमेज दे देगा, जैसे यूक्रेन रिटेलिएट ना कर पाए? मेजर जनरल के सिन्हा। जय हिंद राजीव। देखिए, आपके दो सवाल हैं कि क्या ड्रोन वॉरफेयर जो कि अभी 21st सेंचुरी का नया आयाम जुड़ा है वॉरफेयर में, क्या वो पूरी रूपरेखा बदल देगा? और दूसरी बात आपने पूछी है कि क्या रशिया इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर इतना रेंट करेगा कि वो उसके बाद सर ना उठा पाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ड्रोन वॉरफेयर के देखें। इसका जो आगाज हुआ था पूरे विश्व में 21वीं सदी के अंदर में, तो वो क्रीमिया जो वॉर हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, नगारों काराबाख, तो वहां से हुआ था, जहां पर खास करके टर्किश ड्रोन जो TB2 ड्रोन्स हैं, उन्होंने अपना जलवा दिखाया था। ऐसा माना जा रहा था कि ये होगा, और यह हुआ। अभी दे ड्रोन वॉरफेयर में, चाहे वो भारत के ले या यूक्रेन में देखते हैं या आप वेस्ट एशिया में देखते हैं, ड्रोन ने एक बहुत बड़ा अपना स्थापित किया है। क्योंकि दो वॉरफेयर की हम जब बात करते हैं, एक तो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर और दूसरी हम जब कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जो 21वीं सदी का एक्चुअली हाईटेक है। क्योंकि इसमें अब AI का भी एंगल्स आ चुका है, जिसके AI का भी यूज होता है। भारत ने इसको यूज किया है पहली बार, जबकि ड्रोन के ना आपने देखा 4 दिन के रेट्रीब्यूशंस में। तो ये रहा ड्रोन का, और ड्रोन का बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि इसमें जब एसिमेट्रिक और नॉन कांटेक्ट में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, और इसमें आपको क्षति नहीं होती है। मतलब आप किसी भी छोटे से भी छोटी यदि मिलिट्री पावर है, तो बड़े और से बड़े मिलिट्री पावर को आपको एक फाइट दे सकता है। अब बात आती है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद जो आपने देखा 1 जून को किया था इन्होंने लॉन्च, जिसमें कि एक सबोटाज सबवर्जन था मेनली, जिसमें छोटे ही ड्रोन्स यूज हुए, मगर बड़े सटीक तरीके से उनको उस जगह यूज किया गया
जो कि तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर है अपने यूक्रेन के बॉर्डर से। मैं वो बात कर रहा हूँ साइबेरियन रीजन, जो बलाया का रीजन। बेलायर। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद कोला पनुसला आपने देखा होगा, जो नॉर्थ में आर्कटिक रीजन के ऊपर में है, जहाँ की एलेना है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको क्षति है। ठीक है, वो कहते हैं 40-50 मारा गया, मेरा आकलन है 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बर्बाद नहीं हुए, पर बहुत बड़ी क्षति है, इतने बड़े, और बहुत बड़ा सिंबॉलिक उसका अपना ये है। देखिए, रूस ने तो कमिट कर ही दिया है, और पुतिन को जिस तरह से हम सब जानते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी कह दिया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि शायद वो सोच भी नहीं सकते। और रूस के पास ये क्षमताएं हैं, वो, क्योंकि यूक्रेन और रशिया, ये हम माने तो एक ही उनकी अपनी नस्लें हैं, एक ही लोग हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में उनको एज ए फ्रंट लाइन स्टेट, उसमें जेलेंस्की साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिस तरह से उसको वेस्ट ने यूज किया है। और अभी वो मरने मारने पे आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्युटली अपने को रिस्ट्रिक्ट करते थे, मगर अब मेरे मानना है कि वो कीव के ऊपर में बहुत बड़ा हमला करेंगे। इसके अलावा जो 4 प्रांत थे बेसिकली, जो हम लोग बात करते हैं, खास करके लुहांस्क, डोनेट्स्क, जेप्रोजिया और खेरसॉन, तो उन्होंने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब वो कहते हैं कि क्योंकि ये लावरोव साहब जो हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने कीव की नाम ली है, उन्होंने ओडिशा का नाम लिया है। 10,000 ट्रुप्स ऑलरेडी ओडिशा के अंदर, ट्रांसनेस्ट्रिया एरिया जो मोल्दोवा का है, यहाँ की रशिया के 2,000 फोर्सेस हैं, उसकी बात ये बिगनिंग में हुई थी। बात 2022 में शुरू में यही प्लान था। तो 2022 का जो प्लान था उसको ये करेंगे और अपने युद्ध का विस्तार करेंगे, जिससे कि यूक्रेन जो जेलेंस्की ने करवाया है वो पूरी तरह डिफीट हो। और अगर ओडिशा पर रूस कब्जा करने की सोच लेकर आगे बढ़ता है तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा। लेकिन एम्बेसडर प्रदीप कपूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर कपूर कहते हैं डिप्लोमेसी दिल की जगह दिमाग से काम लेती है। दिल में क्या है वो बात अलग है, लेकिन डिप्लोमेसी के वर्ड्स, डिप्लोमेसी की चॉइसेस ये बहुत सेलेक्टिव होती हैं, एक भी शब्द के मायने इधर उधर नहीं होते। लेकिन पुतिन ट्रंप की बात होने के बाद ट्रंप को यह क्यों लिखना पड़ गया कि शांति दूर की बात है? क्या आपको लगता है कि अब पुतिन अड़ गए हैं और डिप्लोमेसी फिलहाल के तौर पर बैकफुट पे चली गई है? सर अनम्यूट कर लें। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है उससे काफी साफ जाहिर है कि ये जो भी स्थिति है ये दूसरी दिशा में अब बढ़ेगी, और इस जंग में भी अब काफी डिफरेंट स्केल पे हम देखेंगे जो सब कुछ होगा, जो रशिया का रिस्पांस भी होगा। उनको अब वो अपनी तरफ से ये भी देख रहे होंगे जो इंडिया ने पाकिस्तान में किया उसका भी क्या लेसन्स है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स लेके वहां पर यूज कर सकते हैं। तो वो सब अब करेंगे काफी हद तक, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह जो है जॉइंट प्रोडक्शन है भारत और रूस का, तो उसका भी ज्यादा यूज में आएगा ब्रह्मोस मिसाइल। और वो और भी तरीके से इसको अब एस्केलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भी साफ कह दिया है कि अब ये हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तो यूक्रेन की तरफ से उनको जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि सारे यूरोपियन, सारे तो नहीं, काफी सारे यूरोपियन नेशंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक देश को अगर काफी देशों से इंटेलिजेंस मिल रहा हो, आसपास के देश जो हैं, यूके है, यूरोप के देश हैं, काफी सारा सपोर्ट मिल रहा हो। अब यूएस की तरफ से तो अभी स्थगित है इस समय पे, कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है, बट जो आसपास के देश उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए वो इतना ऑडेशियस, इतना बहुत जबरदस्त अटैक कर सका, जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 जो हिस्सा है एयरफोर्स का, रशियन एयरफोर्स का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अमेरिका में ये भी सोच विचार है कि जो अमेरिकन सारी फ्लीट्स हैं वो भी एक्सपोज हैं इससे सिमिलरली, और ड्रोन अटैक ने बिल्कुल जो दायरा है जंग का वो एकदम बदल दिया है। अब एआई भी उसमें ऐड कर दीजिए तो अब आप इमेजिन करिए कि कितना खतरनाक हो गया ये पूरा वॉर का थिएटर है। तो उसमें ये सब नई टेक्नोलॉजी जो है और नई
जो प्रोसेसेस, नए प्रोसीजर्स, नए वेपन्स, नए सिस्टम्स, नई सोच, वो अब बिल्कुल रिकास्ट कर रही है वॉर को। तो अब हमें देखना होगा कि आगे जाके, क्योंकि रशिया ने इस वॉर में बहुत सारे लोग भी खोए हैं, यूक्रेन ने भी बहुत सारे लोग खोए। यूक्रेन तो एकदम डीपॉपुलेट भी हो गया बहुत हद तक। तो अब आगे का जो स्टेप्स होगा वो हमको देखना होगा कि क्या होता है। थैंक यू राजीव। आगे का जो स्टेप देखना होगा वो क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी अभी खामोश रहने के ही दायरे में है, क्योंकि दोनों ही देश अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन विनोद, ये यूक्रेन का जो हमला था और रूस अब जिस जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, मैं यूक्रेन के हमले से शुरुआत करूंगा। क्या यूक्रेन के इस हमले ने बड़े और छोटे देश के बीच में जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है या सैन्य फासला है उसको धुंधला कर दिया है कि कोई छोटा देश बहुत छोटे इक्विपमेंट के साथ बड़ा डेंट दे सकता है? अगर यूक्रेन ऐसा कर चुका है तो क्या रूस के लिए अब दायरे सीमित हो जाते हैं? क्योंकि रूस अगर वैसा हमला नहीं कर पाया तो रही सही वो जो मिलिट्री कैपेबिलिटी का जो एक स्ट्रक्चर है वो क्लाउड खत्म होगा फिर रूस का। विनोद सर। राजीव जी, आपके सवाल में 2-3 सवाल छुपा हुआ है। संक्षेप में मैं जवाब दूंगा। देखिए, इनके जो 5 बड़े बेस में, जैसे जनरल साहब ने कहा है, 5 से 10 जहाज क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुर्मांस्क को या इर्तुस्क को या फिर इवनोवा, सबसे ज्यादा आई थिंक इवनोवा रायजान और अमूर में खोया गया है। जो भी इशू है वो आप अगर इस पूरे हिसाब से अगर आप इस इशू को 2 भाग में देखते हैं राजीव जी। एक है सर्जिकल लो कॉस्ट लो एक्सप्लोसिव वेपन, जिसको हम हवाई मार्ग से भेज रहे हैं। जिस तरह एक जमाने में पिन खींचते थे और बम फेंकते थे, जिसको ग्रेनेड कहते हैं, इसको आज उसी ग्रेनेड को ड्रोन के माध्यम से भेजते हैं। तो आप उसको उस लिहाज से देखना चाहिए। ग्रेनेड विजवी देखिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये दोनों आपस में, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन बिल्कुल ही नहीं है राजीव जी। अगर आप ये 10 जहाज के खिलाफ आप अपने कीव या फिर बड़ा सा कोई शहर खोना चाहते हैं और खोने की मंशा रखते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक आप अपना सोच विचार या अपना जो वॉर की जो नीतियां हैं वो शायद आप समझे नहीं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये हवाई जहाज, आपने 10 हवाई जहाज खो दिए रशिया ने, और उसका आपको क्या प्राइस पे करना पड़ा, ये बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की को भी और वेस्ट को भी सोचना जरूरी है। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिर गया, और मैं दर्शकों को भी बता दूं, कीव से थोड़े ही दूर में चेर्नोबिल है, और वहां ऑलरेडी न्यूक्लियर डिजास्टर हो चुका है। और उससे चंद किलोमीटर दूर या फिर 100, 200, 500 किलोमीटर दूर अगर कीव में भी एक छोटा सा डिजास्टर हो जाए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के द्वारा, किसको क्या फर्क पड़ेगा? और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का मैं आ रहा हूं लौट के सर। एक बड़ी खबर यहां पे बता दूं, उसके बाद लौट के आप ही के पास आता हूं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने एक बड़ा हमला कर दिया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन का वेपन डिपो, सैन्य वाहन तबाह किए हैं। यूक्रेन के 30 से ज्यादा फिलहाल सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अभी जैसे ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन विनोद कह रहे थे, डीपॉपुलेट हो चुका है यूक्रेन, और अगर इस तरीके से यूक्रेन अपना वर्क मैन पावर खोता रहा जो लड़ाई के मैदान में उसका अहम हिस्सा है, तो यूक्रेन यूं भी कमजोर होता जाएगा। लेकिन यूक्रेन का जो हथियारों के डिपो हैं वो तबाह किए। अभी जो हमले की जानकारी आ रही है, सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। लेकिन क्या यही रूस का वो हमला है जिसकी रूस बात कर रहा है, या रूस बड़ी तैयारी की अभी उससे पहले की ये कोशिश है रूस की तरफ से? एमजे अगस्टिन विनोद अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए 2 चीजें हैं। मैं अभी रिसेंटली जॉर्जिया भी गया हुआ था,
जॉर्जिया भी बहुत पॉजिटिवली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और आप मोल्डोवा में देखते हैं बहुत लोग अपने ही कुछ साथी बंधु इस पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो डंकी रास्ता है उससे काफी जो यूक्रेनी लोग जो हैं मोल्डोवा के रास्ते यूरोपियन यूनियन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो एबल बॉडीड लोग हैं जिसको यूक्रेनी आर्मी ने अभी तक पिकअप नहीं किया है, वो पूरे भागने की फिराक में हैं, क्योंकि अगर वो सैनिक बन जाते हैं तो उनको एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई कहते हैं ना, तो आप अगर लड़ेंगे तो रशिया से मरेंगे, नहीं लड़ेंगे तो आपको डेजर्टर घोषित करके यूक्रेन मार रहा है। तो आप दोनों तरफ पिस रहे हैं। तो ये यंग लोग जो हैं, जो अभी तक या तो मरे नहीं या फिर लंगड़े लूले नहीं हुए या अभी तक आर्मी में भर्ती नहीं हुए, या जो अभी 18-19 साल के अभी अभी हुए हैं पिछले एक साल में, ये सब पूरे डंकी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूक्रेन में कोई बचा है, वो बूढ़े लोग बचे हैं, बूढ़ी अम्माएं बची हैं। तो आपका क्या प्राइस आप देना चाहते हैं Exactly. एक नेटो के टिकट के लिए? आप ये सारा संघर्ष कहां से शुरू हुआ कि आप नेटो का टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे, जो रशिया ने बताया था भाई तुम इतने पास में आ जाओगे मेरे। और पहले भी खैर इस पे एक अलग शो किया जा सकता है, पहले भी ये नेटो ने कहा था कि ये एक्सपैंड नहीं करेंगे और एक्सपेंशन के मोड में चलेंगे। भैया तो ये सारी चीजें आप अगर आपका प्राइस ये पे करते हैं कि आप पूरे के पूरे देश को खत्म कर देना चाहते हैं, तो देशवासियों को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। एग्जैक्टली खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सारी कॉल यहां पर जेलेंस्की ले रहे हैं। जेलेंस्की क्यों ले रहे हैं इस बारे में ज्यादा बेहतर जेलेंस्की समझते हैं। लेकिन अगर किसी देश को अपने डिफेंस के लिए हर बार हाथ फैलाने पड़े तो उसकी लीडरशिप के ऊपर सबसे पहले सवाल खड़े होते हैं। जेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। अब वो यूरोपियन कंट्री से एडीज मांग रहे हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूस बहुत तगड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहे हैं ड्रोन्स बना रहा है रूस, रोज 70 की क्वांटिटी में गेरॉन ड्रोन बना रहा है। तो अगर हाथ फैलाना ही है तो हाथ फैलाकर अपना डिफेंस नहीं किया जाता और हाथ फैलाकर कंट्री को नहीं चलाया जाता। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के रूप में, अब पुतिन क्या करेंगे और इसमें गलती अब किसकी है? इसका सॉल्यूशन क्या समझ में आता है? क्या ये सारी लड़ाई के जिम्मेदार केवल जेलेंस्की बनते हैं कि उन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षा में नेटो के टिकट के लिए ये सारी तबाही करवा दी और नेटो ने अब तक इस बारे में ओके नहीं कहा है कि वो उनको मेंबर बना रहा है? देखिए राजीव जी, मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि ये जो लड़ाई है ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जा रही है। और यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका जो इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर ये महाशक्तियां कर रही हैं। क्योंकि ये महाशक्तियां डायरेक्ट वॉर कर नहीं सकती, क्योंकि यदि ये डायरेक्ट युद्ध में जाती हैं तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा, तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और ऐसे में ये जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के जो एक भयावह सिनारियो है वो सामने आ सकते हैं, जिसको कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है, कोई भी उसमें नहीं जा सकता, ये एक सच्चाई है, ये महाशक्तियां जानती हैं। लेकिन महाशक्तियां एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही है। यूरोपियन थिएटर में अधिक से अधिक डोमिनेंस को स्थापित करने की ये जो लड़ाई है वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के रूप में हम देख रहे हैं। और ये जो युद्ध है, जाहिर है कि रशिया ने इसको शुरू किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी की मंशा पुराने सोवियत यूनियन के ग्लोरी को, गौरव को हासिल करने की है, और वहीं अमेरिका और नेटो अपनी जो एग्जिस्टिंग हेजेमोनी है उसको वो डिफेंड करके रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। और ऐसे में जाहिर है कि ये दोनों एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अति महत्वाकांक्षी है, मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं। और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यूरोपियन थिएटर में नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका में भी आप देखिए तो अपनी वैगनर जो आर्मी के माध्यम से वो एक्टिव रहते हैं। मिडिल ईस्ट रीजन में, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान के साथ भी उनके क्लोज लिंक्स हैं। और सभी पूरे मिडिल ईस्ट में भी अपना इंटरवेंशन वो समय समय पर करते रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी राष्ट्रपति पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और वो पूरे विश्व में जाहिर है कि जहां कहीं भी जब कभी भी उन्हें अवसर मिलता है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को चैलेंज करने से नहीं चूकते। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि महाशक्तियों के बीच की जो महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद महत्वाकांक्षी नेता है। और अब तो वो
एक अन्य जो महत्वाकांक्षी विश्व नेता शी जिनपिंग के साथ क्लोज कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, नो लिमिट पार्टनरशिप तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा विश्व का जो सिनारियो है वो मैं एक तीसरे शीत युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देख रहा हूं। एक नए तरीके का पोलराइजेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आज यदि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध तो है ही, लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी हम दिखाई दे सकती है। और जहां तक इस युद्ध के सीज फायर और किसी तरीके की पीस डील का प्रश्न है, तो मेरा मानना है कि ये जो प्रक्रिया है जटिल होगी। यद्यपि कि रशिया ने 3 वर्षों से ज्यादा समय तक रशिया ने भी युद्ध लड़ा है, उसने लाख की संख्या से भी ज्यादा के अपने सैनिकों को गंवाया है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए उसे ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सैनिकों को भी, वो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का भी उसने इस्तेमाल किया है। तो रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल के लॉसेस हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लॉसेस हो। और यूक्रेन का तो जैसा कि अगस्टिन साहब ने कहा कि काफी डिपॉपुलेटेड वो पूरा राष्ट्र हो गया है एक तरह से। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है, और अमेरिका और नेटो भी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का जो अमेरिका है वो अपने टैक्स पेयर्स के पैसे को और ज्यादा नहीं देना चाहता, और वो भी चाहता है कि एक शांति की स्थिति में ये जाए। तो इसमें प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि महाशक्तियों के बीच में एक जो वर्चस्व को स्थापित करने की, एक दूसरे को डोमिनेट करने की महत्वाकांक्षाएं वैसी वैसी बनी हुई हैं। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी जो सीज फायर की और जो पीस डील की जो प्रक्रिया है वो जटिल होगी, बहुत जटिल होगी। और क्या यूक्रेन को रशिया नेटो में जाने की इजाजत दे देगा, या उसे उस पर सहमत हो जाएगा, या क्या यूक्रेन अपनी जो 5 प्रोविंसेस को रशिया को परमानेंटली दे देगा? क्या नेटो किसी कमजोर स्थिति में आकर के कोई रशिया के साथ पीस डील करेगा, या क्या रशिया ये जो पूरी वार्ता है उसको एक विनिंग सेंस के साथ करेगा? ये सारे जटिल प्रश्न हैं। ये कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। इसमें एक सवाल तो ये भी मैं कर सकता हूं, क्या अमेरिका इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा कि रूस कनाडा में अपना एक बेस सेटअप कर ले? और अगर ऐसा नहीं तो शायद रूस इस जगह अपनी बात जो रख रहा है उसमें कुछ दम दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करूं, उसके बाद मेजर जनरल के सिन्हा आपसे बात करता हूं। रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा हुआ है। खार्किव की हम बात कर रहे थे, यहां पर रूस की सेना ने अटैक भी किया है और ऊंची इमारतों को यहां पर भारी नुकसान की खबर है। यह बात सही है कि धीरे धीरे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खंडहर होता जा रहा है। वो यूक्रेन जो दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई के लिए जाना जाता था, उस यूक्रेन के खेतों में इस वक्त गन पाउडर की गंध आ रही है। तबाह हुआ इलाका बहुत बड़ा ज्यादा है, जहां पर इस तरीके के ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, या फिर धमाके लगातार हो रहे हैं। शहर कभी करीब करीब डेजर्टेड हो गए। मेजर जनरल के सिन्हा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में बहुत बेसिक फर्क क्या है, और क्या रूस एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर अटैक की तरफ जा सकता है आज के दौर में, जब हम सब यही मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन केवल डेटरेंट की तरह काम करते हैं और कुछ नहीं? राजीव, ये जो सवाल है आपको कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और जो बड़े न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करते हैं, जो कि आपने देखा था हिरोशिमा नागासाकी, उससे भी ज़्यादा 25 गुना 30 गुना ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब्स हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स का ये है कि उसकी जो ईल्डिंग है, तो ईल्ड तो होती है, जो न्यूक्लियर ईल्ड होती है, मगर उसका रेंज जो होता है वो बहुत कम है, और बहुत कम आपका ईल्ड होता है, और कम क्षेत्रफल को यूज करता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम्स की कॉन्सेप्ट जो आई है वो तो अमेरिका से ही आई है। जो ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं, जो कि पूरे यूरोप में डिप्लॉयड हैं, 100 के आसपास डिप्लॉयड हैं 6 देशों के अंदर में, वो ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं। और ग्रेविटी बॉम्ब्स में वही लो लिमिट, कोई इसकी बात नहीं करता। जो उसका B-21 ये ना बॉम्ब्स हैं, ये वही ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं। तो रशिया ने भी अपना ग्रेविटी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो बनाया है, वो तकरीबन 5000 की, जब 5900 के आसपास में 2000 के आसपास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जो उसने डिप्लॉय की है, खास करके देखिए उसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का उसने एक डिप्लॉयमेंट ब्रिगेड का किया है, खास करके जो फिनलैंड आप सुनते हैं और उसके नीचे में एस्टोनिया, जो बाल्टिक स्टेट के पास में, तो उसकी पूरी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। और वो इवन बेलारूस के अंदर में उनकी डिप्लॉयमेंट है। पर बात है कि रशिया इज वो कभी भी ये नहीं करेगा कि टैक्टिकल वेपन का यूज करेगा अनटिल अनलेस उसके अस्तित्व के ऊपर खड़ा। देखिए, इसके पहले जो साहब मेरे को ये बोल रहे थे कि रशिया इज द एग्रेसर एंड
तो हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ी पावर थी और उसका बैलेंस ऑफ पावर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका करता था, और उसको उसकी टोटल आपने उसको तोड़ दिया 1991 में। अब अग्रेसर कौन है और कौन इसका, उसके बाद आपने नाटो बनाया। उस समय वॉर्सो होती थी नाटो, और यही कहा गया था कि नाटो को खत्म कर दिया जाएगा, आप वॉर्सो करें, आप इसको एक्सेप्ट कर लें, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। gorbachev 1991 में एक्सेप्ट कर लिया ना, यूएसएसआर खत्म हो गया, हम रशिया रहेंगे। मगर उन्होंने नाटो को छोड़ा नहीं। नाटो का विस्तार, आज तो 32 देश हो गए। वो कहते हैं यूक्रेन को भी नाटो की लड़ाई है ना। और अगस्तिन साहब को आपने सुना होगा कि क्या ये विडंबना है कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर में आपने पूरे देश को खत्म कर दिया। देखिए, बात उसकी नहीं है, बात यही चीज होगा। यदि हम यहाँ पर अभी करें, इंडो पैसिफिक को लें, तो अमेरिका के 300 बेसिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ना। और किसी ने कहा कि यूरोप में भी वो ले जाके अभी अफ्रीका में घुसना चाह रहे हैं। अरे भाई, अफ्रीका में तो सारे के सारे फ्रेंड्स वहां थे, वहां अमेरिकन थे। तो यदि रशिया करना चाहता, और रशिया को हम इसलिए आंकते कम है कि शायद एक पूरा का पूरा नैरेटिव जो वेस्ट चलाता है कि रशिया को ये दिखाता है कि दे आर वेरी वेरी वो अनरैशनल्स हैं, वो कम्युनिज्म। रशिया ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे देश में जाकर के कैप्चर करके ले लिया। ये कॉलोनी तो सब वेस्ट की कॉलोनी है, चाहे यूके की है। आज वो प्रॉक्सी से करना चाहते हैं, वो प्रॉक्सी से यूक्रेन में घुसना चाहते हैं, सब दौड़ रहे हैं। क्या लड़ाई है, क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं ये सीज फायर हो रही है? इसलिए कि वो पहले अमेरिका ने आकर के तो अपना शेयर ले लिया। जो आपने बात की ना, बड़े अच्छे से बताया कि यूक्रेन की धरती से अब बारूद की गंदे आती हैं। आपको ये पता होना चाहिए, निप्रो के जो बास्केट था, जो हम यूरोप की बास्केट कहते हैं, जो आपका खास करके खैरसोन से लेकर के और लबीब का इलाका, जो वो पूरे जमीन खरीद लिए। बड़े बड़े जो अमेरिकन फार्म हाउसेस हैं, वो उन्होंने जमीन खरीद लिए। उनके पास कुछ रेयर अर्थ मटेरियल का $5 बिलियन का अमेरिका ने ले लिया। वहां 3.7 करोड़ आदमी थे, आज के दिन में 2.8 करोड़ इफेक्टिवली बच गए, या तो डिस्प्लेस हो चुके हैं या मारे गए। और आप अपनी धरती का उस हिस्सा को 20% घुस चुके हैं। अब रशिया ये कहता है, रशिया में इतना बड़ा वर्ग क्षेत्र है, वहां पर केवल 14 करोड़ लोग रहते हैं। उसको कोई एम्बिशन नहीं है कि हम किसी के धरती को पकड़। सिक्योरिटी रीजन्स जब आपका हो, यदि हम कल कहें कि हमें चाहिए हमारा ये पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि जो हमने खोया 47-48 में, हम उसको लेना चाहते हैं, तो कोई दूसरा ऐसा बताए कि आप जमीन के भूखे हैं। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि बर्जस्व की लड़ाई में 21 सेंचुरी में जो रशिया चाहता है कि एक मल्टीपोलैरिटी से उभरे। कोई उसको चाइना ने आकर के अपना बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, अभी भी वहां पर ये देखिए उसने लड़ाई नहीं घोषित किया है पुतिन ने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई है। लोग कहते थे ना कि नैरेटिव चलाया था कि वो इतना छोटा सा देश है, 31-32 कंट्रीज उनके साथ लगे हुए हैं। अमेरिका ऐसा सुपर पावर लगा हुआ है पूरा देने के लिए जी। और हम कहते हैं कि नहीं, उनके साथ ये टूटे फूटे देश, चाहे नॉर्थ कोरिया की बात करें, ईरान ने तो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे नहीं, केवल आए हैं। तो बात उसकी, और उन्होंने अभी तक इसको वॉर डिक्लेयर नहीं किया है कि लड़ाई लंबी है। आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर एक रीजन की लड़ाई है। एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ कहने को यूक्रेन है, लेकिन उसके पीछे पूरा नाटो खड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को अब जल्दी टॉरस मिसाइल्स मिलने वाली हैं। ये सपोर्ट, जो बात अभी मेजर जनरल के सिन्हा कह रहे थे, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस ने यह ऐलान किया कुछ हफ्ते में टॉरस की पहली खेप यूक्रेन को मिल जाएगी। टॉरस से 500 किलोमीटर दूर तक अटैक पॉसिबल है, हमला संभव है। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ अमेरिका, फिर ब्रिटेन, ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो लड़ यूक्रेन रहा है, ऐसी बात नहीं है। जमीन पर उतरे बिना भी यहां पर नाटो लड़ता दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक नया पोलराइजेशन इस वक्त हो रहा है? अगर मैं देखूं, चीन आके खड़ा हो गया है रूस के साथ कहीं बहुत नॉर्थ कोरिया है। भारत अब तक रूस के मामले में पिछली दोस्ती को याद रखता है। कई सारे ऐसे प्रस्ताव आए यूएन में जहां भारत ने एब्सटेन करना जरूरी समझा, लेकिन वो वेस्ट के साथ नहीं गया। तो क्या नया पोलराइजेशन हो रहा है? और अगर होता है इस लड़ाई में, तो भारत क्या करेगा, भारत क्या कर सकता है? एम्बेसडर प्रदीप कपूर।
नया पोलराइजेशन तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें ये अंतर आ रहा है कि जो अमेरिका है वो पूरे एकत्रित तरीके से यूक्रेन की तरफ नहीं है। कुछ यूरोपियन देश हैं। भारत अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, और भारत अभी भी चाह रहा है कि डिप्लोमेसी से ये सुलझाए प्रॉब्लम को। बट अभी जो पोजीशन है, एक तरफ रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान और कुछ और देश ऐसे, और दूसरी तरफ यूरोप और यूक्रेन है। तो अगर भारत रशिया की तरफ झुक जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रशिया को जो एक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ले रहे हैं यूक्रेन और नाटो की तरफ से, कि उसको रशिया को किसी तरह और भी कमजोर किया जाए, उसमें बहुत ज्यादा खतरा है वेस्टर्न कंट्रीज को फ्यूचर के लिए। कि रशिया अगर चीन के साथ और बाकी देशों के साथ मिलके फिर वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ हो जाए एकदम एकदम ठोस तरीके से, तो फिर दुनिया के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरफ फिर भारत झुकेगा उस साइड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भारत अभी बिल्कुल न्यूट्रल है और कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध अभी सुलझाया जाए जल्दी से जल्दी। और हालत जो ऑलरेडी इतनी बिगड़ चुकी है, और यूक्रेन इतना बड़ा देश जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है अब तक, रशिया, जी, उसका उसका दूसरे ये नंबर हाल पर। हो गया अभी आज के दिन में कि उसका फ्यूचर ही एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो अभी भी नहीं रुक रहा है और अभी भी अपने आप को सैक्रिफाइस करते जा रहा है बाकी देशों के लिए, रशिया को वीक करने के लिए। राजीव, लेकिन सर, ये भी एक यहाँ पर बात है कि भारत कब तक न्यूट्रल रह पाएगा, और ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि रूस 1971 में भारत के लिए खड़ा हो चुका है। तो कहीं बहुत ये पुराने उदाहरण सामने जरूर आएंगे, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी कैसे इसे हल करती है, वक्त आएगा, देखना होगा। लेकिन इस बीच रशिया की तरफ व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक को एक टेररिस्ट एक्टिविटी कहा है, और उनका कहना है ये आतंकवादी कृत्य है। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. А по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, लोगों को निशाना बनाया गया, ये यूक्रेन के एक टेररिस्ट कंट्री में बदलने की शुरुआत है। ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद, क्या मैं भी इस बात को कह सकता हूं, या आपको भी ऐसा लगता है जब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, या फिर ये एक प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन यूक्रेन का था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी आपका। और चंद बातें जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जो जनरल साहब ने कहा है, उससे कुछ बातें और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आज तक ये जो नैरेटिव बिल्डिंग रहा है पूरी दुनिया में, ये वेस्ट का क्रिएट किया हुआ अंग्रेजी डोमिनेटेड नैरेटिव बिल्डिंग ही रहा है। और इसमें ये जो अंग्रेजी का बोलबाला जो रहा है भारत में, जिसके वजह से हमने भी ये सारी बातें जो बोलते हैं ना, हुक लाइन एंड सिंकर, हमने भी इसको सच्चाई मान लिया है। लेकिन सच्चाई वहां से बहुत हद तक दूर है। हम खुद ही ये जो वेस्टर्न नैरेटिव के मारे लोग हैं, हम खुद ही एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि एग्रेसर कौन है और ये कौन है। अभी दूसरा, टेररिज्म एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी की परिभाषा क्या है वो जरा समझते हैं। अगर आपके धरती पर
आपके धरती से ही कोई अटैक करे, तो उसको आप क्या मिलिट्री एक्टिविटी मानेंगे या टेररिस्ट एक्टिविटी मानेंगे? टेररिस्ट कौन होते हैं? तो टेररिस्ट वो होते हैं हथियारों साजो सामान के साथ आपके धरती में आते हैं और आप ही को मार के भागने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं, उसी को हम टेररिज्म कहते हैं। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है तो क्या है? ये क्या मिलिट्री एक्टिविटी कहा जाएगा 5,000 किलोमीटर दूर? तो ये और रशिया के जो वास्टनेस को हमें समझना होगा। रशिया के एक छोर पे अगर रात के 12 बज रहे हैं तो रशिया के दूसरे छोर पे दोपहर के 2 बज रहे हैं। 11 टाइम जोन है रशिया के। तो रशिया एक बहुत बड़ा देश है। तो रशिया के लिए ये चिटपुट जमीन की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है कि भाई आप जो जिस बात पे आपने यूएसएसआर को तोड़ा था और जो चीजें आपने प्रॉमिस करी थी, वो पहली बात तो वो किया ही नहीं। दूसरी बात आपने कहा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लाटविया लिथुआनिया एस्टोनिया को आपने ले लिया। जब रशिया अपने आर्थिक स्थिति तो ऊपर रहा था उस समय आपने ये तीनों को अपने अंडर ले लिया। अभी आप यूक्रेन को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जॉर्जिया में ये हालत है, जो कंट्री है, जो स्टेट हेड्स हैं वो प्रो रशियन है, लेकिन आप जमीनी तौर पे वहां पे लोगों को वो पैसा दे करके यूरोपियन यूनियन और नेटो की तरफ पुश कर रहे हैं। तो एग्रेसर कौन है इसमें, यही एक अपने आप में बड़ा सवाल है राजीव जी। और दूसरी क्विकली एक और बात बताऊं, जैसे हम अभी अपने हिंदी चैनल्स में बात करते हैं और अपने लोगों के साथ जब जुड़ते हैं तो अपने लोग जो हैं, जो हिंदी भाषी, जो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं मेरी तरह, वो दोनों सिक्के के दोनों पहलू को समझने या सुनने की क्षमता रखते हैं और अपने आप को डिसाइड करेंगे कौन एग्रेसर है कौन नहीं है। तो इसमें कोई दुराय नहीं है कि हमें उन्हीं का बेचा हुआ माल खाना चाहिए और इधर से हमें ये सोचना चाहिए कि कौन एग्रेसर है कौन नहीं है। ओवर टू यू। ठीक है, मैं आखिरी, अब समय मेरे पास कम है लेकिन संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, एमजे अगस्टिन विनोद ने ये जो बातें कही हैं, इसको लेकर, टेरर को लेकर भी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि यूएन ने आज तक टेरर को डिफाइन ही नहीं किया है और वो बैठता है यूएनएससी में टेरर के ऊपर बात करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात देखी जाए, वो भी एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था जिसे पूरी दुनिया पर थोप दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी क्योंकि कॉलोनीज अलग अलग जगह थी, वो भी दुनिया पर थोप दिया गया। ये जो हो रहा है, क्या ये भी एक यूरोपियन या वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसे इधर थोपा जा रहा है, पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं सिन्हा साहब से और अगस्टीन साहब के जो व्यूज हैं उनसे सहमत नहीं हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का अपना एक नैरेटिव है, भारत अपनी सोच के साथ काम करता है और मैं स्वयं और हमारी अपनी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर कम्युनिटी है उसमें हमारा अपना स्वयं का एक नैरेटिव हम उसको डेवलप कर रहे हैं। भारत इस रशिया यूक्रेन युद्ध में, मैं फिर से कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वी आर नॉट न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो स्थिरता के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। भारत ने डे वन से फरवरी 2022 से, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये हमला लॉन्च किया था, तभी से भारत का, अगर आप स्टेटमेंट उठा करके देखें, जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का, जिसमें कि भारत ने एब्सटेन किया, भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। उसके बाद भारत ने अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी जारी किए और उस एक्सप्लेनेटरी नोट्स में भारत ने कहा कि ये जो हॉस्टिलिटीज हैं उसका जल्द से जल्द उसको एंड किया जाना चाहिए। जो यदि इस रशिया यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान हो सकता है तो वो सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर और बातचीत के माध्यम। एक मिनट जरा मुझे आप कंप्लीट कर लेने दें प्लीज, एक मिनट जरा मुझे कंप्लीट कहाँ आ गया रशिया? आप मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दें प्लीज, एक मिनट मुझे आप कंप्लीट कर लेने दें। देखिए, मैंने एग्रेसर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। एग्रेसर शब्द आप कृपया मेरे विश्व में क्यों? unnecessary debate is there. It is unnecessary debate. नहीं, मेरे ख्याल से मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने अपनी बात रख दी, भारत को भी शायद 71 की तरह चुनने की नौबत आ सकती है इस बारे में। आप मेरी बात, राजीव जी मुझे प्लीज 1 मिनट, जल्दी कंप्लीट करें। हाँ, देखिए